So good morning students. Today we will discuss the next topic, that is Coulomb's law in vector form. ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, Coulomb's law को करना है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो Coulomb's लॉ है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में। अब अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। सो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसके वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम अभी इसका वेक्टर फॉर्म में इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फ्रेम ले लेंगे। सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट फ्रेम, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस है। क्लियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसके ऊपर मान लो हमने दो चार्जेस लिए, Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, हैविंग द डिस्टेंस, सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, मान लो r डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब Q1 और Q2 की अभी हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे। मान लो ये हमारे पास Q1 का पोजीशन वेक्टर है, दैट इज योर R1 वेक्टर, और ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि इन पॉइंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करें वो पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस पॉइंट की पोजीशन को बताएगा, और उस पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो उस चार्ज की क्या होगी, लोकेशन होगी। ठीक है, तो R1 और R2 हमारे पास क्या है, R1 एंड व्हाट आर R1 एंड R2, R1 R2 आर पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब ये दोनों फोर्सेस, मान लो ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनकी पोलैरिटी सेम है, मीन्स ये दोनों ही आपके सपोज करो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दीज टू चार्जेस विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर एज पर द कूलम्स लॉ। तो Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया जो सेकेंड चार्ज Q2 के ऊपर लग रहा है, और ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है F। इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि F जो है ये वो फोर्स है जो कि सेकेंड चार्ज पे लग रहा है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं F21। F21 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज जिसके ऊपर लग रहा है उसको आगे लिखा है हमने फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। और इसको बच्चे हम फिर इसके अकॉर्डिंगली क्या नाम देंगे, फोर्स किस पे लग रहा है, फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है, सेकंड चार्ज लगा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F12। क्लियर। अब अगर हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस भी चाहिए होगा। तो अगर हम डिस्टेंस मान लो, अगर मैं Q1 से Q2 का डिस्टेंस देख रही हूँ, Q1 से Q2 का अगर मैं डिस्टेंस देख रही हूं, तो बच्चे इसको हम नाम देंगे, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने Q1 से Q2 की तरफ बनाया है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसको हम नाम देंगे R12। 12 नाम क्यों दिया, क्योंकि हम Q1 से Q2 की डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, Q1 से Q2 तक की डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। ऐसे ही अगर आप डिस्प्लेसमेंट Q2 से Q1 तक की देखोगे कि Q2 से Q1 तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो 2 से 1 पे देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नाम इसका क्या डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, R21। R21 क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ हम अपनी डिस्प्लेसमेंट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो R12 वेक्टर है और R21 वेक्टर्स हैं वो कौन से वेक्टर्स हैं, दीज आर अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ये क्या है हमारे
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या था। अब सपोज करो मैं F12 के लिए लिख रही हूँ। F12 क्या है? दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और फोर्स लगा कौन रहा है? सेकेंड चार्ज, F12। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चे? हमारे पास फॉर्मूला था KQ1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे R क्या लिखेंगे? R हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो, अब बच्चे हम जब यहाँ पे KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर लिख रहे हैं तो अभी हमने ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, बट यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी लिखना चाहते हैं। यहाँ पे ऊपर वेक्टर डाला हुआ है, तो अगर यहाँ पे वेक्टर डाला हुआ है तो इस तरफ भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अभी तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, इसको वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? इसके साथ यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? हम यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर लिखेंगे जो कि F12 की डायरेक्शन में होगा। तो F12 की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा? R21 जो वेक्टर है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R21 का कैप, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे? R21 लिख लेंगे। तो R21 क्या लिखा मैंने यहाँ पे? व्हाट इज R21? दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये क्या लिखा मैंने? यूनिट वेक्टर लिखा है। क्लियर? ऐसे ही आपके पास F21 के लिए लिख लो। F21 के लिए फॉर्मूला हमारे पास सेम है क्या? KQ1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब देखो F21 की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? F21 जो है वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस नीचे की तरफ इस तरफ लग रहा है। ये अगर F21 इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका? R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? R12, और यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R12 का कैप। नाउ R12 हियर अगेन, व्हाट इज R12? R12 क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या था? F12 भी क्या था हमारा? ये फोर्स का फॉर्मूला है, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में लिखा है ये हमने, ठीक है। और यहाँ पे K की वैल्यू आपको पता ही है क्या थी? K क्या था? K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट वाज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ ये आपके पास वैल्यू थी, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब अगर आपने फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, आपके पास एक से ज़्यादा अगर फोर्सेस हैं, आपके पास अगर चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस की वजह से अगर आप किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स देखना चाहते हो तो आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लगा सकते हो। तो जैसे मान लो आपके पास 4 चार्जेस हैं, ये दिस इज योर Q1 चार्ज, दिस वन इज योर Q2 चार्ज, ये आपके पास Q3 चार्ज है, ये आपके पास Q4 चार्ज है, ठीक है। 4 चार्जेस हैं और ये सारे चार्जेस मान लो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों चार्जेस मिलके मान लो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं और हम ये फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि नेट फोर्स Q1 पे कितना लगा। तो नेट फोर्स Q1 पे कितना लगा है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि इस चार्ज के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो आप पहले इंडिविजुअल लेवल पे फाइंड आउट कर लो कि इंडिविजुअली ये चार्जेस इस Q1 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कि इंडिविजुअली ये चार्जेस जो हैं वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे हैं।
जितना भी ये इंडिविजुअल लेवल पे इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, आपने उन सारे फोर्सेस का क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। अगर आप उन सारे फोर्सेस का जो इंडिविजुअल लेवल पे, ये वाला इस पे लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है, जो इंडिविजुअल लेवल पे आपने जो फोर्सेस फाइंड आउट किए होंगे, अगर आप उन फोर्सेस का वेक्टर सम, देखो ध्यान से सुनना मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, वेक्टर सम, ठीक है। अगर आप उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा Q1 पे लगने वाला। अब वेक्टर सम का मतलब क्या है? वेक्टर सम का मतलब ये है कि व्हेन यू आर फाइंडिंग द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द Q1, तो आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है, ठीक है। जैसे मान लो इस वाले ने इसके ऊपर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है। Q3 ने Q1 पे फोर्स लगाया 3 न्यूटन, Q4 ने Q1 पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन। तो ऐसे नहीं है कि सिंपली आपने इन सारे फोर्सेस को ऐड कर देना है, सिंपल एडिशन नहीं करनी। कैसे एडिशन करनी है? वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम मतलब यू विल ऑल्सो हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन भी यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मान लो हम पहले इंडिविजुअल लेवल पे फोर्स निकालेंगे कि Q1 पे इंडिविजुअल लेवल पे कितनी फोर्स लग रही है। तो मान लो Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई, ठीक है। Q2 Q1 का पहले डिस्टेंस देख लो, Q2 और Q1 का डिस्टेंस। अब इसको बच्चे मैंने सेकंड से फर्स्ट चार्ज की तरफ बना रही हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, R21 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही Q3 से Q1 की तरफ मैं पोजीशन वेक्टर बना रही हूँ, Q3 से Q1 की तरफ बनाया है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, R31। ऐसे ही Q4 से Q1 की तरफ मैं पोजीशन वेक्टर बना रही हूँ तो इस वेक्टर को आप नाम क्या दोगे, R41, ठीक है। 3 से 1 की तरफ बनाया, 2 से 1 की तरफ, 4 से 1 की तरफ, तो इनका नाम क्या बन गया, 2 1। जहाँ से जहाँ तक बनाया है तो जहाँ से शुरू किया है उसको आगे लिखना है, जहाँ तक लेके गए उसको पीछे लिखना है। तो ये R21, R31, R41 वेक्टर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स बनाए हैं ये हमने। अब फोर्स देखते हैं हम। तो फोर्स देखो, ये वाला जो आपके पास चार्ज होगा, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये हम फोर्स को क्या नाम देंगे? अब फोर्स किसके ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट चार्ज पे देख रहे हैं, किसकी वजह से देख रहे हैं, सेकंड चार्ज की वजह से देख रहे हैं, तो इसको नाम दे देंगे हम F12। ऐसे ही 3 ने फर्स्ट पे फोर्स जो लगाया दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इसको हम नाम देंगे, फर्स्ट के ऊपर फोर्स देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड चार्ज Q3 चार्ज, तो F13 इसका नाम पड़ जाएगा। Q4 की वजह से Q1 पे जब हम फोर्स देखेंगे तो इसको हम नाम दे देंगे, फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, तो इस फोर्स का नाम क्या पड़ गया, F14, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेवल पे फोर्स फाइंड आउट कर लो। तो पहला फोर्स है आपके पास F12, ठीक है, तो इसका क्या नाम पड़ा, F12, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो R कितना है यहाँ पे, अब देखो F12 की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R21 है। F13 की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R31 है। F14 की डायरेक्शन में कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R41 है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे R21, ठीक है, R21 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम यहाँ पे R21, क्लियर। ऐसे ही F13 के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, K Q1 Q2 ओवर R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप, ठीक है। ऐसे F14 के लिए लिख लो, F14 के लिए क्या आ जाएगा, K, अच्छा सॉरी, यहाँ पे Q1 और Q3 के बीच में देख रहे थे ना, तो यहाँ पे Q1 और Q3 आ जाएगा चार्ज। नेक्स्ट है Q1 पे चार्ज देख रहे हैं और सेकंड चार्ज कौन सा है हमारा, Q4 है, डिवाइडेड बाय R41 का स्क्वायर इंटू R41 कैप।
तो दीज आर द थ्री फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दिस Q1। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स इन तीनों की वजह से कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये तीनों फोर्सेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट Q1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स F1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन तीनों फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर लेंगे। मतलब F1 विल बी इक्वल्स टू F1 2 वेक्टर प्लस F1 3 वेक्टर प्लस F1 4 वेक्टर। तो इन सारे वेक्टर्स का अगर आप सम कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा दैट इज एक्टिंग ऑन दिस Q1 चार्ज। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। कैसे किया हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी एक चार्ज पे बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्स देन व्हाट यू नीड टू डू, you will just have to simply find out the force due to the individual charge and then do the vector sum of all that forces। सारे forces का फिर आप vector sum कर दो, ठीक है, तो आपके पास total force आ जाएगा that is acting on this Q1 charge। Clear? Now come on the next topic, that is your आपके पास आ जाता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसके लिए बच्चे सिंबल यूज होता है एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना के को, ये जो आप कूलम्स लॉ में के लिख रहे थे वो स्मॉल के था, यहाँ पे जो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए के लिखोगे वो आपका कैपिटल के है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं ज़रा। अगर मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज करो Q1 एंड Q2, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है R। ठीक है, अगर सपोज करो फर्स्ट केस में आपने इन चार्जेस को मान लो एयर या वैक्यूम में रखा हुआ। ठीक है, अगर आप इन चार्जेस को एयर या वैक्यूम में रखोगे तो इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। वेयर योर व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने किया था एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट वाज द परमिटिविटी, किसकी परमिटिविटी थी, फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? अब लेट अस सपोज आपने ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सेटअप है कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 हैविंग द डिस्टेंस R, मान लो आपने इन चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया है। ठीक है, और उस मीडियम की सपोज करो जो परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन हियर, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी है ये। तो इन दैट केस योर फॉर्मूला विल बिकम Fm, फोर्स दैट विल एक्ट बिटवीन दीज टू चार्जेस व्हेन दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। तो इन दैट केस योर फॉर्मूला विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर? ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला था। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलाज में ज़्यादा फर्क नहीं है,
क्योंकि हम दोनों वही सेम चार्जेस की बात कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है, बट फर्क कहाँ पे पड़ रहा है आपका, परमिटिविटी का। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी है मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। अब सपोज करो आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, एफ अपॉन एफ एम। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एफ ओवर एफ एम को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास Q1 Q2 ये कैंसिल हो जाएंगे, R² कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट की ये जो रेशो निकल के आई है, इस रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या फिर हम इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K, ठीक है। तो व्हाट इज एप्सिलॉन आर हियर, एप्सिलॉन आर क्या है यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें हमने क्या किया है कि हमने मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ रिलेट किया है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं हम। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला अब हम अगर इसको अगर देखें तो हमारे पास F अपॉन एफ एम कितना आ रहा है, K के इक्वल है आ रहा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो एफ एम है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ एम किसके इक्वल आ गया, F बाई K के इक्वल आ गया। तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आप इन चार्जेस को किसी मीडियम में रख दोगे, ठीक है, तो जितना भी फोर्स इन चार्जेस के बीच में लग रहा होगा इन एयर में, ये वाला हमारे पास कौन सा फोर्स था, ये वो फोर्स था जो कि एयर या वैक्यूम में रखने पे आता है चार्जेस को। तो जितना भी फोर्स इन चार्जेस के ऊपर लग रहा होगा एयर या वैक्यूम में, उसके कंपैरेटिवली मीडियम में अगर आप रखोगे तो मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स वहाँ पे जो फोर्स होगा उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब आप उसी सेटअप को, उन्हीं चार्जेस को अगर आप किसी और मीडियम में रखते हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास रेशो है, किसकी रेशो है, किसकी रेशो निकल के आई है हमारे पास, दिस इज द रेशो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की रेशो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी मीडियम का जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो दो चार्जेस के बीच में लगेगी उतनी ही, ठीक है, उतनी ही क्या होगी, वो फोर्स की वैल्यू कम होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं K की वैल्यू की बात करूँ तो K की वैल्यू जो है फॉर एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या होती है, देखो K का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट है। तो हमें पता है कि एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम अगर सेकंड केस लें वाटर का, तो वाटर के केस में, फॉर वाटर के केस में जो K की वैल्यू होती है वो 80 होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होने का मतलब ये है कि वहाँ पे लगने वाले फोर्सेस जो होंगे बिटवीन द चार्जेस वो 80 टाइम्स एयर के कंपैरेटिवली कम होंगे फोर्सेस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मेटल्स की बात करें, फॉर मेटल्स जो K की वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो ये यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम
समराइज कर सकते हैं कि जो k की वैल्यू है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। k की वैल्यू क्या लो, कैपिटल K की ठीक है, कैपिटल K की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक लाई कर रही है, K कह लो या फिर उसको एप्सिलॉन R कह लो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई कर रही है K की वैल्यू। बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ K आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस मीडियम में लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे या वीक फोर्सेस होंगे बिटवीन द चार्जेस। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you.